वॉइस चेक कर लीजिए एक बार ना। वॉइस इज ओके ना? ठीक है, ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में और वीकली करंट अफेयर की इस क्लास में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार जो टेक्निकल टीम एक बार कमेंट्स लगा दीजिए ताकि मैं बच्चों के जो कमेंट्स हैं वो देख पाऊं एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है, चलिए भाई। तो आई होप आप सारे के सारे जो बच्चे हैं वो साथ साथ नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, या फिर जो अध्ययन बैच में भी है और जो यहां भी हैं तो उनका अच्छा खासा रिवीजन भी चल रहा होगा पैरेलली। और मेरी YouTube की जो क्लास है उसको लगातार आप देख रहे होंगे और उसके बिहाफ पे एट द एंड ऑफ एग्जाम में आप देखोगे प्रीलिम्स में, इवन इन मेंस, इवन इन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी है, यूपीपीसीएस और बीपीएससी, यू विल गेट मोर मार्क्स अकॉर्डिंग टू मी। और बहुत सारी चीजें आपको यहां से देखने को मिल जाएंगी, वो हम कंक्लूड कर लेंगे एट द एंड। तो भाई एक बार सारे कमेंट्स लग जाएं, देन फिर मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगा कि आज की इस क्लास में बेसिकली हम क्या क्या करेंगे। एंड अगेन आप देखिए, मेरे को एक बैच के कमेंट दिखने लग गए, हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा चलिए, हैप्पी टीचर डे सर, गुड इवनिंग सर। चलिए, तो हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव, फॉर योर काइंड वर्ड एंड आई ओज यू गाइज, है ना, थैंक यू सो मच। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, और आप हमेशा स्वस्थ रहें यही कामना करता हूं। अपने जो आपने जो लक्ष्य बनाया है, जो आप मेहनत कर रहे हैं जिस लक्ष्य के लिए, उसमें आप सफल हों, यही मेरी ईश्वर से आप लोगों के लिए कामना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, कीप स्माइलिंग। चलिए, अब मुझे दिखने लगे हैं लोगों के कमेंट, लगातार भर भर के जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं अभी देख पा रहा हूं। चलिए, वेरी गुड, हैप्पी टीचर डे सर एंड टीम। ओके, चलिए अगेन थैंक यू सो मच गाइज, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि सबका कमेंट देख पाऊं, बहुत लाइन से कमेंट्स चल रहे हैं, अलग अलग बैचेस के हैं। चलिए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज तो एकदम आप लोगों ने इंस्टाग्राम और यहां पर यूट्यूब हो, चाहे ये बैचेस हो, भर दिया एकदम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब ऐसा लगता है कि एट द एंड कि हाँ देखो, ये जो काम है ये है वर्थ, असली वर्थ ये है काम की ना, जो आप लोग बोलते हैं। ठीक है, जो आप लोग इतना प्रेम दिखाते हैं, इतना इतना आदर देते हैं, ये सारी चीजें हैं वर्थ, है ना। और भारत में तो गुरु शिष्य की परंपरा हमेशा से ही रही है। चलिए, क्लास शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हमें करने हैं। तो सबसे पहले देखो, क्लास में जो आर्टिकल्स पढ़ने हैं उसमें मैं बता देता हूं आपको। पहला जो आर्टिकल है वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। सर रजत जी कह रहे हैं कि सर आप मस्त लग रहे हो। बेटा वो मैं हमेशा ही लगता हूं, लेकिन आज आपने देखा है तो चलो आज सही, ठीक है, वो मैं हमेशा ही लगता हूं, उसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, चलिए ज्यादा तो नहीं हो गया? चलिए, थैंक यू सो मच रजत जी। चलिए, चलो, तो यहां पर आर्टिकल 19 के बारे में ब्लैक शर्ट में कह डा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो, तो अगेन आर्टिकल 19 जो है आपको पता है, आप जो आपका लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें भी अगर लाओगे तो उसमें
इसके अंदर 6 आर्टिकल्स आते हैं, अलग अलग कौन से आते हैं मैं वो बात भी करूंगा। इवन आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, फिर मल्टीपल क्वेश्चन इस पे मैं आपसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और लगातार थैंक यू साक्षी मिश्रा, ठीक है, तो लगातार मैं उस पे थैंक यू सूर्यवंशु है, क्या नाम है, वर्मा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कॉन्फिडेंस एकदम आप लोग इतना सब बोलते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, बढ़िया लगता है फिर, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है, राधा कृष्ण कह रहे हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो अगेन बढ़िया, तो ओवरऑल जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल जो 19 है, हाँ आर्टिकल जो 19 है इसमें 6 अलग अलग आर्टिकल्स हैं, इनकी हम बात करेंगे। एंड देन यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका जो क्वेश्चन यहां से सीधा आपका यूपीएससी सीएससी में प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 19 को क्यों डिस्कस करना है। बिकॉज आपको टेलीग्राम का एक इश्यू पता होगा, टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं उनको अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं, कुछ जो फ्रेंच अथॉरिटीज हैं उन्होंने बोला हुआ था पहले से ही कि भाई आप जो जितने भी टेलीग्राम पर जो बेसिकली अगर आप देखोगे थ्रेड से संबंधित कुछ चीजें हैं या कुछ अलग अलग चीजें हैं, आप इनको अच्छे से रेगुलेट करिए। बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी आपकी टेलीग्राम पर हो रही थी, लेकिन उसको वो कंट्रोल नहीं किए, तो वो फिर क्या करे, उनको अरेस्ट कर लिया। तो ये जो कंटेक्स्ट है, फिर उसके बाद फ्री स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, है ना, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीजों पर काफी वाद विवाद चला। तो एक छोटा सा एक आर्टिकल छपा इंडियन एक्सप्रेस में, एंड देन यहां से हमने सोचा कि चलिए आपको जो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19, वो मैं आपको बताता हूं। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं पॉलिटी से, ठीक है। यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन हमेशा आता रहा है, आता रहेगा। फंडामेंटल राइट इज योर मेन टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बनते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट आर्टिकल है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो आर्टिकल 19 को कवर करना है। तो कौन कौन से आर्टिकल है 19 के अंतर्गत, जैसे ABCD जो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, वो कहां से हमें मिलती है, आर्टिकल 19 से हमें वो मिलती है। फिर उसके बाद ये संविधान का ही स्क्रीनशॉट है, जो भारतीय संविधान है उसी की PDF है मेरे पास, उसी का स्क्रीनशॉट है, ताकि आपको टू बी एग्जैक्ट पता लगे चीजों का। फिर उसके बाद कोई भी हम सम्मेलन कर रहे हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होना, जब तक कि धारा 144 ना लगी हो, ठीक है। तो नॉर्मल धारा 144 नहीं है, तो आप नॉर्मली इकट्ठे हो सकते हो कहीं पर, शांति से बिना हथियार के कोई भी धरना दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। आर्टिकल 19 है आपका। फिर उसके बाद सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है आपकी, उसको बनाने का अधिकार एक मूल अधिकार है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। यह भी कहा है आर्टिकल 19 में है। कहीं भी घूमने का अधिकार भारत के राज्य क्षेत्र में, अगर कहीं पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सरकार इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या लगा सकती है। तो आप क्या कर सकते हो कि भारत के जो राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हो। अगर किसी एरिया में घूमना अलाउ नहीं है, देन आप नहीं घूम सकते, ठीक है। फिर उसके बाद किसी भी क्षेत्र में बस जाने का अधिकार, या मैं हरियाणा से हूं, मैं दिल्ली में बस जाऊं, चाहे मध्य प्रदेश में बस जाऊं, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम सबकी एक ही आइडेंटिटी है, वो है भारतीय, ठीक है। हम मध्य प्रदेश के एक एरिया, मतलब एक राज्य के एक छोटे से एरिया से आ सकते हैं, लेकिन हमें कोई, जहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ना हो, अगेन रीजनेबल मतलब कि जहां पर कुछ प्रतिबंध ना लगे हो, वहां हम बच सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद कोई भी व्यापार करने का, कारोबार करने का अधिकार हमें आर्टिकल 19 से ही मिलता है। लेकिन बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल 19 केवल उन्हीं कारोबार का अधिकार देता है जो केवल और केवल जो व्यापार जो है वो सरकार की नजरों में लीगल होने चाहिए, या लीगल तरीके से उसका टेंडर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अपनी ओर से ठीक है, अपनी ओर से हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं। पता लग रहा है कि भाई अपना गांजा लेके घूम रहा है जेब में, और कोई मिला और उसको पकड़ा दिया कि भैया ये तो कुछ भी व्यापार करने का हमें अधिकार है। भाई कल को अपना अलग ही लेवल पे जाके अफीम सप्लाई कर रहा है मार्केट में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
कारोबार ऐसा करना है जो सरकार की और कानून की नजरों में लीगल होना चाहिए, स्पेशली कानून की नजरों में। ऐसा नहीं हो कि कोई भी अपने हिसाब से भाई अपना अफीम, गांजा, इस प्रकार की कोई भी इलीगल चीज जो कि अलाउ नहीं है मार्केट में बेचना, भाई साहब अपना बेचे जा रहा है। ठीक है, लाइक एक कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा कि जो शराब है, शराब आप समझ रहे हो, शराब जो है वो अब क्या होगी, ब्लिंकिट जैसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब आपके घर पहुंचाया करेगी। अब इस चीज पर विवाद चल रहा है कि क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है नॉर्मली, आपको क्या लगता है नॉर्मली कि जो अल्कोहल है क्या वो आपके घर ब्लिंकिट की तरह, जेप्टो की तरह, बिग बास्केट की तरह घर पहुंच जानी चाहिए कि नहीं पहुंच जानी चाहिए? बिल्कुल, मतलब नॉर्मली शहरों में ये पॉसिबल है। वाइन है ना, देखो बेटा, जो शराब जो होती है ना उसमें वाइन में भी फर्क है। ठीक है, जो हम नॉर्मल रेड वाइन पीते हैं ना वो अलग, वो वाइन है, विस्की अलग है, रम अलग है। खैर ये सब क्यों ही जानना आपको, पर मैं कह रहा हूं कि अब ऐसी बातें होनी चाहिए, अब हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे कंजम्पशन शराब का बढ़ेगा, और जिस समाज में शराब जैसी चीजों का कंजम्पशन बढ़ेगा वो समाज, मतलब एट द एंड आप देखोगे तो उसका रिजल्ट बेटर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अरे सर मिल जानी चाहिए, जरा हम भी तो देखें कि क्या माहौल बना सकते हैं हम। चलो प्रीलिम्स के बाद है, चलो तो ये सारी चीजें हैं आर्टिकल 19 में जो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ ये पता होना चाहिए आर्टिकल जो 19 है वो केवल और केवल भारतीयों के लिए है, कोई विदेशी नागरिक के लिए नहीं है। ठीक है, केवल भारतीयों के लिए है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, कोई भी विदेशी व्यक्ति के लिए ये उपलब्ध नहीं है, कोई विदेशी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए बबीता, बबीता मतलब क्या क्या कह रहे हो? चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर देना, इस क्वेश्चन का आंसर देना, और ये याद रखना कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार जो है आर्टिकल 19 के जो ये 6 अधिकार हैं इनमें से किसी पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है उचित कारण होने पर। अब इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, यदि सर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस प्रदर्शन पर रोक क्यों लगाती है? अब ये बात, पुलिस प्रदर्शन पर रोक लगाती है बेटा, तो शुक्ला जी आप मुझे एक बात बताइए कि पुलिस फिर डांट भी तो खाती है कोर्ट में जाके जज से, खाती है कि नहीं खाती है? पुलिस फिर डांट भी तो खाती है, खाती कि नहीं खाती? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो किसी का ए आंसर आया, किसी का बी आंसर आया। पहली बात तो मैं बता दूं कि केवल भारतीय नागरिकों, देखो ये भारतीय संविधान के जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये बिल्कुल 19 में है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, आर्टिकल 19 में है, और ये केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, ये वाली बात भी सही है, कोई विदेशी नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर इसको लगाया जा सकता है क्या? तो नहीं। एक बात याद रखना, केवल इस आधार पर आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसे बहुत सारे आधार हैं जिस पर आर्टिकल 19 को पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, केवल एक आधार नहीं है, इससे ज्यादा है, इसलिए दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ए, और पूछा भी क्या है? सही पूछा है, पूछा भी क्या है? सही पूछा है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इस टाइप का क्वेश्चन आपने 2023 में भी देखा होगा और 2024 वाले प्रीलिम्स में भी देखा होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो चलिए भैया इस क्वेश्चन का और आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का और आंसर दो। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं और आपकी बात सुन लेता हूं कि आप क्या है। गलती से मिस्टेक हो गया, ये कैसी मिस्टेक है जो गलती से हो जा रही है? दोनों का अर्थ तो एक ही है। आकाश चौहान, इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप अगर लेना चाहते हैं बैच तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। मैं आई एम नॉट गोइंग टू इंसिस्ट यू कि नहीं आप बैच ले लीजिए, है ना।
ठीक है, इफ एवरीथिंग इज in opaque in your mind that what can I do, it totally depend on you। आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे बोला है एक बच्चे ने, थैंक यू सो मच। चलिए, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों कथन है, वहां पर दोनों कथनों को पढ़ने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है क्या दोनों कथन एक दूसरे से रिलेट है, क्या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या बिल्कुल ही सेपरेट कथन है। तो आर्टिकल 19 की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहां पर ये लिखा हुआ है कि केवल कानून के अधिकार के तहत उसके द्वारा ही जो है उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना, कोई भी चीज कानून की नजरों में अच्छी या बुरी होनी चाहिए, बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार कार्यकारी कार्रवाई कानूनी ढांचे के समर्थन के बिना लागू नहीं की जा सकती। तो यहां देखो, ये एक्चुअली इसका कोरिलेशन है दोनों का। ठीक है, तो यहां पर देखोगे तो ये इसका क्या कर रहा है, इसकी स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है कि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही कानूनी ढांचे के बिना, समर्थन के बिना लागू ही नहीं की जा सकती। तो ये इसका स्पष्टीकरण भी दे रहा साथ साथ, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। तो जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल ठीक है। चलो चलिए, तो यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल की बात हम करेंगे जो कि है गैस बेस्ड इकोनॉमी। गैस ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बेस्ड इकोनॉमी। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अगेन GS3 के इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट वाले सेक्शन से। ठीक है, और ये न्यूज में क्यों है अब मैं बताता हूं। क्योंकि गैस का जो इंपोर्ट है वो भारत में लगातार बढ़ रहा है, इवन गैस का जो कंजम्पशन है वो भी लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे इस आर्टिकल का थीम भी यही है, और इवन यहां पर एक टेबल बताई हुई है। तो ये थीम यही बता रही है कि गैस का जो डिमांड है इन इंडिया वो पैरेलली बढ़ रहा है, एज वेल एज कंजम्पशन, यानी कि इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है, एज वेल एज कंजम्पशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि भारत सरकार की उज्ज्वला जैसी स्कीम, उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम क्या कर रही है कि चूल्हे की जो लकड़ी और उपले जो जलाए जाते हैं उससे शिफ्ट हो रही है सीधे ऊर्जा की ओर। गाड़ियां जो पेट्रोल डीजल पे चल रही हैं अब वो गाड़ियां CNG पे चलना शुरू कर दी हैं, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चलना शुरू कर दिए हैं। कोयले से जो हम ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं अब हम वो ऊर्जा गैस से भी उत्पादित कर रहे हैं। चौथा पॉइंट ये कि सरकार ने टारगेट बनाया है कि 2030 तक हमें क्या करना है, अपनी इकोनॉमी में जो टोटल गैस का परसेंटेज है ऊर्जा में उसको 15% तक लेके आना है, जो अभी लगभग 6% है। ये 4 कारण हैं या 5 कारण हैं जिनकी वजह से भारत में गैस का डेवलपमेंट, गैस का उपभोग, गैस का या जी की जो खर्च है या गैस का आयात है वो सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो ये इस आर्टिकल का निचोड़ है। तो चलिए भैया बात करते हैं गैस बेस्ड इकोनॉमी की। तो ये सरकार की एक साइट है, ठीक है, वहीं से ही मैंने इसका नेट जीरो मिशन भी है, बिल्कुल वो हम कह सकते हैं हमें 2070 तक नेट जीरो करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये सारी चीजें हम कह सकते हैं। ये चेरी ऑन द केक है, आपके मार्क्स बढ़ा देती है। ठीक है, चलो तो यहां पर हम बात करते हैं। तो भैया देखिए यहां पर ज्यादातर ऊर्जा आज भी आपकी कोयले से उत्सर्जित हो रही है। 56.9 लगभग 57% ऊर्जा आज भी कोयले से आ रही है। जबकि गैस की अगर हम बात करते हैं, नेचुरल गैस की, देन यू विल सी कि यहां पर परसेंटेज है 6%, 6.5% के करीब गैस का योगदान है। ठीक है, तो सरकार का टारगेट क्या है? सरकार का टारगेट यह है कि 15% जो है जो ऊर्जा हम उत्पादित कर रहे हैं उसमें मिक्स करना है गैस को 15% तक। अभी ये कितना है? 6%। हमें कितना बढ़ाना है? 15% तक बढ़ाना है। ये सरकार का टारगेट है 2030 तक। जब सरकार का टारगेट है तो सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाएगी। तो मेंस के इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, मतलब अगर इस टॉपिक में हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें चाहिएगा डेटा, कि क्या कुछ डेटा हमारे पास है। क्योंकि याद रखिएगा जब भी आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेंस में, देखो जी आप पूरे मार्केट में कहीं भी पता कर लेना, ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर जो कम रहते हैं वो GS1 और 3 के अराउंड रहते हैं, GS3 और GS1 में रहते हैं। ठीक है, आजकल GS2 में ठीक नंबर आ रहे हैं लेकिन GS2 में भी कम ही रहते हैं, लेकिन GS3 में ज्यादा कम रहते हैं।
अगर आपको GS3 में वही नंबर जो है बढ़ाने हैं या GS3 में उन्हीं नंबर पे आपको क्या करना है, आगे लेके जाना है, तो ये याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में जो डेटा है उसमें अप टू डेट रहना है, वो सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं। अगर लगातार इसमें हमें बढ़त बनानी है तो ये चीज याद रखना, क्योंकि GS3 में नंबर इसी वजह से कम आते हैं, क्योंकि एट द एंड जब आप मेंस लिखोगे तो आपको ये सारे डेटा वगैरह ये सब तितर बितर हो जाते हैं। और लगातार कोई मेंस जब आप लिखते हो GS1 GS2 GS3 GS4, उसमें गैप नहीं रहता। ऐसा वो कॉलेज एग्जाम तो है नहीं, आज ये पेपर दिया 15 दिन बाद एक पेपर, फिर 15 दिन बाद एक पेपर, ऐसा थोड़ी होता है। एक वीक में 2-3 दिन में सब कुछ निपट लेता है। एक दिन हिंदी इंग्लिश कंपलसरी हो गया, एक दिन एसए हो गया, एक दिन GS1-2 हो गया, एक दिन GS3-4 हो गया, और फिर इसके बाद एक दिन ऑप्शनल हो गया, और जय हो जय श्री राम हो गई। तो इकोनॉमी जो है वो लोगों को कम भी समझ में आती है, इकोनॉमी के मेंस के जो चीजें हैं वो भी लोगों को कम समझ में आते हैं। तो ये आपके पास मौका है, बिकॉज मैं आई एम ऑल्सो लविंग टू टीच बेसिकली इकोनॉमिक्स एज वेल, और मैं पास्ट मेरे जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया है। सो डोंट वरी, अगर कुछ ऐसा आएगा कोई आर्टिकल तो मैं उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करूंगा। और यूट्यूब पे मैंने स्पेशली इकोनॉमिक्स कवर करवाया हुआ है सारा विद करंट अफेयर। मैं जो करंट अफेयर यूट्यूब पे कराता हूं KGS IAS हिंदी में, उसमें आप देखोगे तो मैंने बच्चों को क्या करा, पहले पूरा सिलेबस लिखवाया इकोनॉमिक्स का, फिर उसको रिवाइज करवाया, फिर उसी रिवीजन के बेस पे मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चन कराए, केवल प्रीलिम्स के, एंड अध्ययन बैच में वो मेंस का चल रहा है उस हिसाब से। तो यहां पर ठीक है, ठीक है। चलो अब यहां पर देखेंगे कि हमारी जो आयात है वो 46% से बढ़कर 48% हो गया है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड अगर आप उत्पादन देखोगे, अगर आप नॉर्मली आप देखोगे प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद खपत भी बढ़ गई है, ठीक है। ये जो डेटा एग्जैक्टली 8.6% की वृद्धि हुई है। इसके बाद जो हम गैस से ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे, तो पहले 10.54 बिलियन यूनिट उत्पादित कर रहे थे, और अब कितना उत्पादित करते हैं, 16.17 बिलियन यूनिट उत्पादित करते हैं गैस की वजह से। तो ये जो डेटा है ये आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। फिर एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि गैस बेस इकोनॉमी होती क्या है, या गैस आधारित अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब हम गैस आधारित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली को संदर्भित करता है जब प्राकृतिक गैस समग्र ऊर्जा मिश्रण में वाणिज्यिक ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करती है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की भारत की महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं, लेकिन संभावित लाभ भी प्रदान करती है। तो अगर परिभाषा लिखनी है तो केवल यहां तक लिख लो, अगर परिभाषा लिखनी है तो केवल यहां तक लिख लो, वो इनफ है। उसके बाद का जो मटेरियल है ये इंट्रोडक्शन में अच्छे से काम आएगा, ठीक है। तो भैया एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जहां पर जब ऊर्जा का उत्पादन हो रहा हो समग्र ऊर्जा मिश्रण में, प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक तौर पर प्राथमिक स्रोत के रूप में हम उसका कार्य करें, क्योंकि अगेन ये नेचुरल सोर्स है हमारे लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पोटेंशियल है हमारे भारत में, जिस हिसाब से मांग बढ़ रही है, जिस हिसाब से आयात बढ़ रहा है, तो हमारे पास क्या पोटेंशियल है गैस के लिए। तो पोटेंशियल ये है कि बाजार में 140 करोड़ लोग हैं हमारे पास भारत में हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, और 140 करोड़ लोग हैं, इसका मतलब मांग बढ़ेगी, और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी इट मींस कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का बाजार भी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो ये याद रखना कि जहां प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत सबसे कम है, जो गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी संभावना दर्शाता है। फिर उसके बाद क्या है, सरकार की नीति में भी यह सहयोग करती है। यही पोटेंशियल है ना इसका, यही तो पोटेंशियल है इसका, कि सरकार की जो नीति है गैस की, ये 2030 तक 6% से 15% करने को पूरा कर सकती है। ये भी इसका एक पोटेंशियल है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद स्वच्छ ईंधन का स्रोत भी है। दुनिया के 17% मवेशी भारत के पास है। अगर ये मवेशी भारत के पास हैं तो केवल गैस, क्या मैं सिर्फ नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं, मैं बायोगैस की बात नहीं कर रहा। क्या बायोगैस भी हम इससे क्या कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं, और ये हमारे लिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा।
ये बात भी याद रखना। फिर उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ पूरक भूमिका भी है इसकी, क्योंकि भारत का यह मानना है कि उसके जो आईएनडीसी हैं, यानी कि इच्छित राष्ट्रीय लक्षित योगदान जो है, उसमें 45% उत्सर्जन की कमी करनी है, वो इस माध्यम से की जा सकती है, इस माध्यम से की जा सकती है। ये इसके पोटेंशियल है, ये इसके पोटेंशियल है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या पोटेंशियल है, देखो आर्थिक विकास तो होगा, ये तो मैंने बता दिया, साथ ही साथ रोजगार का सृजन भी होगा। क्या होगा, रोजगार का सृजन भी होगा। जब गैस का कोई प्लांट लगेगा तो क्या उसमें रोजगार मतलब लोग रोजगार नहीं पाएंगे क्या? जब कोई पाइपलाइन बिछेगी तो उसमें लेबर काम नहीं करेगी क्या? उसको मेंटेन करने के लिए लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बड़ी बड़ी जो जॉब्स हैं वो भी जनरेट होंगी और छोटी से छोटी जॉब भी जनरेट होंगी। ये इसका पोटेंशियल है। और लगभग ऐसा माना जाता है कि 35 मिलियन जो जॉब है वो लगभग इस क्षेत्र से उत्पादित हम कर सकते हैं। हरित रोजगार इसको बोला जाता है। अभी आपको 2047 तक ऐसा मानना है हमारा। अब किसी को समझ में आ रहा है हरित रोजगार क्या है? हरित रोजगार किसी को समझ में आ रहा है? हरित रोजगार क्या है? जुबाली करने से जानवरों के मुंह में बहुत गैस आती है, आपने बताया था। अक्षांत कह रहे हैं भाई ये मैंने कब बता दिया? जो मुझे ही नहीं पता मैंने कब बता दिया? ऐसा तो नहीं, मैंने कब कहा जुबाली करने से गैस उत्सर्जित होती है? अक्षांत समझ में आता है ना? हरित रोजगार वो रोजगार है जो कि अगेन आपके कहीं भी आपका जो क्रूड ऑयल के बिहाफ पर जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है, प्रदूषण होता है, तो ऐसे वो उस क्षेत्र में रोजगार नहीं है। वैसे ऐसे समझो आप, नॉर्मली अगर आप समझोगे और लेमैन की भाषा में तो आप ऐसे समझो कि ऐसे क्षेत्र में रोजगार जो कि आपका वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार के प्रदूषण में सहयोग नहीं कर रहे हैं, या नवीकरणीय ऊर्जा हम उससे उत्पादित कर रहे हैं। जैसे अगर आप जॉब करोगे सोलर पैनल लगाने में, सोलर पैनल लगाने की वजह से अगर आप जॉब कर रहे हो, घर पे सोलर पैनल लगा रहे हो, सोलर पैनल को मेंटेन कर रहे हो, तो ये ग्रीन जॉब्स में आएगा, ये ग्रीन जॉब्स में आएगा। ठीक है, याद रखना भैया। जानवरों की वजह से मीथेन गैस बहुत होती है और धान की फसल में मीथेन गैस बहुत होती है, और इसी मीथेन गैस को कम करने के लिए COP28 में बोला भी गया था, लेकिन भारत ने अपोज किया क्योंकि हमारे पास 17% मवेशी हैं, हम इसको कम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ वो सारी चीजें ठीक हैं। चलो अब इसमें समस्या क्या है हमारे साथ? समस्या यह है कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम, जैसे हमारे यहां कृष्णा गोदावरी बेसिन में हमें गैस मिला, लेकिन अभी मिला वो 2020 में, 19 में, 17 में अभी मिला, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर एक हमारे पास सीमित भंडार है गैस के। हमारे पास रसिया जैसे भंडार नहीं है गैस के, मिडल ईस्ट जैसे भंडार नहीं है गैस के, जितने की नॉर्मली उनके पास है उतने हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आयात पर निर्भर हैं। और देखोगे हम टोटल आयात में से 48% तो कंजम्पशन में से आयात ही कर रहे हैं। ठीक है, बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा मतलब इतना नहीं, कई लाखों करोड़ों डॉलर चाहिए हमें। अब ये निवेश कर, और इसमें क्या चाहिए? समय चाहिए। और हमारा जो भारत है वो कहीं पर प्लेन है, कहीं पर पहाड़ है, इवन साउथ इंडिया को खोदना तो नामुमकिन जैसा ही है, पर टेक्नोलॉजी ये है कि खोद भी देगी उसे, मान लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आग्नेय चट्टान से बना हुआ है, वो आग्नेय चट्टान से बना हुआ है, तो यहां पर उबड़ खाबड़ इतनी है, ये एक मेन समस्या है। फिर उसके बाद मूल्य अस्थिरता भी है, सरकार भी कंट्रोल करती है, बाजार के आधार पर प्राइस नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद कोयले पर आज भी हमारी निर्भरता ज्यादा है, और जब तक कोयला खत्म नहीं होगा मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार हमारी निर्भरता कोयले पर बनी रहेगी, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद एक बात यह है कि यह हमारे लिए स्वच्छ ईंधन का स्रोत तो हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि गैस की वजह से हीटअप भी होता है, और यही हीटअप ग्रीन हाउस गैस या फिर ग्लोबल वार्मिंग में हमें योगदान देता है। तो एक नुकसान इसका ये तो है ही, एक नुकसान ये तो है ही। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें गैस बेस्ड इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ठीक, तो भैया गैस पाइपलाइन का नेटवर्क का विस्तार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाए। इसलिए आज देखोगे जैसे लाइक मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली में जो मेरा फ्लैट है
उस फ्लैट में जो कनेक्शन है, यहां एक जो कंपनी है उसने दिया हुआ है और उसमें मीटर लगाया हुआ है, तो हर महीने मेरा बिल आता है, मैं उस बिल को भर देता हूं। ऐसा कई शहरों में, ऐसा कई गांवों में भी होता होगा, लेकिन ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद बाजार आधारित मूल्य निर्धारण होना चाहिए, फ्री मार्केट होनी चाहिए। कोई कॉम्पिटिटर आए और बोले कि ठीक है भाई, हम अपना प्राइस तय करेंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं, पर ऐसे में गरीब लोग फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अन्वेषण यानी कि रिसर्च एंड उत्पादन, लाइक आपकी हेल्प पॉलिसी जैसी नीति, घरेलू नीति गैस अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों को तेज कर सकती हैं। फिर औद्योगिक और परिवहन उपयोग, उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए उद्योग और परिवहन में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, देन हम कह सकते हैं कि हमारे गैस बेस इकोनॉमी बढ़ सकती है। ठीक है। सर दिल्ली में लाइट फ्री है? नहीं नहीं बेटा, मेरे को तो ऐसा नहीं मिलती। हाँ, मैं शुरू में रहता था तो 200 यूनिट तक आता था, लेकिन अभी तो नहीं आ रहा है, काफी महंगा बिल आता है यहाँ पे, है ना। विजय जी मुझसे पूछ रहे हो क्या डिनर हो गया या किसी और से? ऑफ कोर्स डिनर हो गया, काहे नहीं हो गया भाई। चलिए, डिनर किस किस का हो गया भाई? ये क्योंकि ये टाइम खाने का टाइम है ना, किस किस का डिनर हुआ है? सर प्रॉपर लिखना है क्या ये? नहीं बेटा, आपको ये समझना है, फिर अपनी भाषा में ऐसे अच्छे पॉइंट्स बनाने हैं इसमें से, इस आधार पर कि एट द एंड आप जब मेंस लिखो तो आप 7 मिनट या 10 मिनट के हिसाब से क्वेश्चन को लिख पाए। ठीक है। किस किस का डिनर हो गया? सर अभी नहीं हुआ, मेरा हो गया, मेरा हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये टाइम है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, है ना। मेरा हो गया। चलिए, तो मेरा भी हो गया, मेरा भी डिनर हो गया, आप सबका हो गया। वेरी गुड। कुछ लोग लेट खाते हैं, कुछ लोग लेट सोते हैं, कुछ लोग जल्दी खाते हैं और लेट सोते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है। इसी गैस बेस इकोनॉमी के आधार पर चलिए, आपके नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं टीवी सोमनाथन जी। मेरा हो गया, मेरा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मुझे भूख लग रही थी ज्यादा, तो मैं बीच में खाना खा के फिर क्लास लेने आया हूं, वरना क्लास के बाद ही खाता हूं ज्यादातर। तो टीवी सोमनाथन जी हैं जो हैं, वो आपके नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, और इनसे पहले राजीव जी थे, उनकी जगह इन्होंने ली है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के पद की। एक तो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय की बात करते हैं, और एक कैबिनेट सेक्रेटरी सचिव की बात करते हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर आप बनेंगे तो आपका हाईएस्ट रैंक होगा, मतलब हाईएस्ट रैंक मतलब हाईएस्ट लेवल पर आप पहुंचोगे, वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। मतलब अगर आप आईएएस बनते हो तो आपको धीरे धीरे शुरू किया जाएगा, लाइक आईपीएस बनते हो तो डीएसपी, एसपी, एसएसपी, इन सब से शुरू, एएसपी, इन सब से शुरू किया जाएगा आपका मामला। ठीक है। तो ये है कैबिनेट सेक्रेटरी, ये है टीवी सोमनाथन जी। आपने सबने जरूर देखा होगा इनको, पता नहीं, अब ये नहीं पता मुझे किस बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन ये अभी भारत के सबसे ऊंची पोस्ट पर हैं जो आईएएस को मिलती है। तो बात करते हैं कैबिनेट सचिवालय की। तो बेटा जो कैबिनेट सचिवालय है ना, उसकी स्थापना की गई थी 1947 में, 1947 में। फिर इसका जो नेतृत्व है कैबिनेट सचिवालय का, वो करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। और प्रशासनिक रूप से कैबिनेट सचिव करते हैं। ठीक है। कैबिनेट सचिव के 3 विंग होते हैं, एक इसमें सिविल विंग होता है सचिवालय में, एक मिलिट्री विंग होता है, एक इंटेलिजेंस विंग होता है। ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मेरे को बड़ा शौक था कि यार मतलब फॉर द लॉन्ग टर्म, कि मेरा ये प्लान था कि मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ जरूर काम करूंगा, लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मुझे काम करना है, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा रॉ में जाने का बड़ा वो था कि मतलब ऐसी जगह मुझे काम करना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, सीबीआई हो गया, रॉ हो गया, ऐसी एजेंसीज जो हैं, ईडी हो गया, ऐसी एजेंसीज के साथ मुझे काम करना था। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो यहां पर ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर, लेकिन हो नहीं पाया, वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये मेरा टारगेट था। मेरा टारगेट कभी भी, जब भी मैं तैयारी किया, कभी भी मैंने प्रेफरेंस, जब मैंने मेंस वगैरह दिया तो कभी मैंने जो प्रेफरेंस है उसमें मेंस नहीं रखा, कभी भी आईएएस नहीं रखा, उसमें हमेशा वो आईपीएस वाला विंग रहा। ठीक है। लेकिन आईएएस तो आईएएस होता है, आईएएस तो आईएएस होता है।
ठीक है, चलिए तो चलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, इसमें व्यवसाय आवंटन नियम 1961 के तहत भारत सरकार के एक विभाग का दर्जा प्राप्त है। कैबिनेट सचिवालय में प्रधानमंत्री के विषय में संबंधित सलाहकार होते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट सचिव की, ठीक है, अब बात करते हैं कैबिनेट सचिव की, ठीक है। अब कैबिनेट सचिव 1950 में आया और कैबिनेट सचिवालय 1947 में आया। कोई बच्चा कह रहा है कि अब हम सर पीएम बनेंगे, प्रधानमंत्री। बेटा बिल्कुल बनो ना, किसने रोका है? किसने रोका है आपको प्रधानमंत्री बनने से? किसने रोका है? बिल्कुल आप जाइए अच्छे से, अब आप जाइए अच्छे से और बनिए प्रधानमंत्री। किसने रोका है? आप पहले एमएलए बनने की उम्र हो जाए आपकी, जो कि आई होप अभी नहीं हुई होगी, है ना। पहले एमएलए बन लो, फिर एमपी बन लो, है ना। फिर एमपी बनने की तो दूर की बात है, फिर एमपी बनोगे तो तब जाके आप कुछ एमपी में अगर आपका दबदबा रहा तो कोई मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो कुछ मिलेगा। नरेंद्र मोदी जैसी किस्मत तो होगी नहीं कि एमपी बने, सीएम बने, एमएलए बने तो सीएम बन गए और एमपी बने तो सीधे प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा नहीं है कि ये पोर्टफोलियो संभाला है, सीधे ही प्रधानमंत्री के दावेदार आए हैं, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगा, जो सोचोगे वही हो जाएगा, ठीक है। साक्षी मिश्रा लोकसभा ... कौन है तू? अच्छा चलिए, तो हाँ, तो भैया कोई ऐसा नहीं है कि ये पोर्टफोलियो संभाल, देखो धीरे धीरे सब लाइन में हैं। आपसे पहले बहुत सारे लोग लाइन में हैं, हम भी तो हैं। आपसे पहले हमारा नंबर है भाई, ठीक है। ये अवधोजा वाले अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो जिंदगी में जो मजा पढ़ाने का है, जो मजा आईएएस बनके किसी गांव में या किसी शहर में परिवर्तन करने का है, बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस इन द सेंस की जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि आईपीएस भी हैं, कुछ आईएएस भी हैं, कुछ आईआरएस भी हैं, कुछ आईआरटीएस भी हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं तुम्हें बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अरे यार ऐसा भी होता है क्या। बहुत सारी चीजें हैं बताने को, लेकिन वही है क्लास, अगेन क्लास। तो जो मजा, मतलब प्रोफेशन में ये जो पढ़ाने का जो मजा है वो अलग लेवल का है। यहां पर जो सेटिस्फेक्शन है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन पर्सनली मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और आईएएस मतलब आईएएस, आईपीएस मतलब आईपीएस, प्रेफरेंस होती है सबकी। जिसको पीएम बनना है बने, जिसको प्रधानमंत्री बनना है बनो भैया, जिसको प्रेसिडेंट बनना है बनो, जिसको एमपी बनना है बनो, वो तो बनो। जो डॉक्टर बनना चाह रहा है डॉक्टर बनो, कह रहा डॉन बनना है तो डॉन बनोगे तो एक दिन फिर वो बाबा गाड़ी पलटवा देंगे। तो फिर जिस दिन यूपी में कुछ करोगे, बाबा ने गाड़ी पलटवा दी तो दिक्कत हो जाएगी ना। डॉन देखो समाज के लिए कुछ भी बुरा नहीं करना है, समाज में 1% बुरा नहीं करना है, वैसे याद रखना। चलिए चलो अब बात करते हैं कैबिनेट सचिव के इस पद की, जो कि हाईएस्ट पद है एक आईएएस के लिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वरिष्ठ सह सहयोगिता के आधार पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। और ये जो लोग हैं मंत्री परिषद की सहायता करते हैं और बड़े बड़े मंत्रालयों में जो कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। भारत सरकार नियम 1961 कार्य आवंटन और भारत सरकार कार्य संचालन 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है कैबिनेट सचिव। और सिविल सेवा का प्रमुख भी कैबिनेट सचिव होता है। और ये कैबिनेट सचिव जो व्यक्ति बनता है वह सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद कैबिनेट को सचिवीय सहायता प्रदान करना सचिव का काम होता है। कैबिनेट की बैठक की तैयारी करना सचिव का काम होता है। इसके लिए अगर आपको देखना है कुछ अच्छी सीरीज तो नेटफ्लिक्स पे है IC 18814 नाम की सीरीज है, जिसमें कुछ आतंकवादी हाईजैक करते हैं और किस लेवल की मीटिंग होती है आईबी के बीच, सेक्रेटरी के बीच, रॉ के बीच, क्या कोऑर्डिनेशन है वो देखना हो तो ये नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है। मतलब जस्ट रिकमेंड कर रहा हूं, संडे को देख लेना, ठीक है। सूचना और सामग्री प्रदान करना और इसके अलावा एजेंसी भारत सरकार के प्रमुख समन्वय एजेंसी के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर इस क्वेश्चन का जरा रिप्लाई देना, इस क्वेश्चन का रिप्लाई देना जरा।
इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर? चलो देखिए, ये क्वेश्चन में ये गलत है, राज्यपाल द्वारा नहीं, मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है, नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। एक्चुअली मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है राज्यपाल के नाम पर। किसी राज्य के मुख्य सचिव का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकाल वैसे 3 से 4 साल का होता है, लेकिन कहीं भी निश्चित कार्यकाल का प्रावधान नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों क्या है? गलत है। और ये याद रखना, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करवाया है, ठीक है। चलो भाई, इस क्लास का लास्ट आर्टिकल छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो स्टैचू है उसका अनावरण हुआ था, और उस अनावरण के बाद में वो मूर्ति गिर गई थी। इस पर महाराष्ट्र में काफी बवाल हुआ, इसलिए हम छत्रपति शिवाजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको अपने हिस्ट्री वाले सेक्शन से जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ध्रुवी कह रही है कि ध्रुवी एक्चुअली मुझे डांट रही है कि सर सुनते क्यों नहीं है आप? बेटा मैं पढ़ा रहा हूं या आपकी बात सुनूं, पहले आप ये बता दीजिए। यस, बताइए, ध्रुवी का एक बार डाउट ले लेते हैं, काफी गुस्से में लग रही है बच्ची। चलो बेटा बताओ। बहुत सारे बैचेस है बेटा, केवल आप नहीं है, ठीक है। तो केवल अगर आप पढ़ना है, अब देखो, आप डाउट पूछो फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर यू, ओनली वेटिंग फॉर यू कि आप अपना डाउट पूछेंगे और मैं क्लास आगे लेके जाऊंगा। वरना जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं है। चलिए फटाफट बताओ। बिल्कुल, ऐसे सुनने लगा तो मैं, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं भाई, ठीक है। और बहुत सारे लोग फालतू की बातें भी करते हैं, वो पसंद नहीं है। बस पढ़ो, केवल पढ़ा सकता हूं मैं। चलो हटो, किसी का कोई कमेंट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कोई जेन्युइन डाउट है नहीं किसी का। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका जेन्युइन डाउट होता है। खैर, बात आती है शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जो जन्म है वो होता है 1627 में। और कहां पर होता है? जुन्नार के पास सिवनेर में होता है इनका जन्म। इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है शाहजी भोसले, और माताजी का नाम था जीजाबाई। जरूर आपने इनके बारे में सुना होगा। तान्या है, क्या नाम मूवी है उनका? अरे तानाजी मूवी है, वो आपने जरूर देखी होगी, ठीक है। शाहजी अपनी मां की ओर से तो देवगिरी के यादव शासकों की ओर से थे, और पिता की ओर से अगर देखें तो मेवाड़ के सोदिया वंश के थे, ठीक है। और जो शाहजी हैं, शाहजी मतलब छत्रपति शिवाजी के जो पिताजी हैं, उन्होंने अहमद शाह के प्रमुख जो है मलिक अंबर, उनके अधीन काम किया था। फिर जब ये अहमद शाह मलिक अंबर की जब मृत्यु हो जाती है, तो शाहजी ने अहमदनगर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इससे पहले कि वे मुगलों द्वारा अहमदनगर पर कब्जा करने के बाद बीजापुर के सुल्तान की सेवा में वो शामिल हो गए, मतलब इससे पहले कि मुगल वहां पर हमला करते, उससे पहले ही शिवाजी ने, यानी कि छत्रपति शिवाजी ने मावली किसानों, जो किसान है वहां के लोकल, और सरदारों का विश्वास अर्जित किया और पहाड़ी इलाकों से अपने आप को परिचित करवाया। इसलिए यह बोला जाता है कि छत्रपति शिवाजी जो गोरिल्ला वॉरफेयर है उसमें सबसे ज्यादा निपुण थे, ठीक है। वे धार्मिक नेता रामदास और तुकाराम से भी प्रभावित थे, इसलिए उनके आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो रामदास को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामदास को। फिर उसके बाद बात आती है 1656 में, जब मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है, तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह द्वितीय ने औरंगजेब के साथ वहां पर संधि स्थापित की, जो दिल्ली में उत्तराधिकारी के रूप में व्यस्त था। तो नॉर्मली अगर देखें तो यहां पर शिवाजी ने फिर इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कोंकण, उत्तरी कोंकण पर क्या करा? आक्रमण कर दिया और बहुत सारे किलों को अपने कब्जे में ले लिया।
इवन आप देखोगे तो यहां पर एक आपका एक बंदरगाह भी था सूरत का, उस पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, फिर शिवाजी ने अफजल खान और उसकी सेनाओं, अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली अफजल खान को भेजा जाता है, और अफजल खान और उनकी सेनाओं को इन्होंने मात दी और बदले में इस सेना को वापस बुलाना पड़ा। ठीक है, फिर शाइस्ता खान को भेजा जाता है, शाइस्ता खान को जो दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया था, शाइस्ता खान को भी ये हरा देते हैं शिवाजी, और औरंगजेब उन्हें वापस बुला लेता है। और इसके बदले एक साल बाद मुगल बंदरगाह सूरत पर ये जो है हमला करके उसको भी जीत लेते हैं शिवाजी। फिर औरंगजेब को कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति भेजा जाता है जिसका नाम है राजा जयसिंह। राजा जयसिंह को जब भेजा जाता है, राजा जयसिंह को जब भेजा जाता है तो राजा जयसिंह इनसे युद्ध जीत जाते हैं, और यहां पर एक संधि होती है महत्वपूर्ण, उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में होती है। किस किस के बीच? शिवाजी के बीच और राजा जयसिंह के बीच। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जयसिंह के कहने पर शिवाजी को बुलाया जाता है औरंगजेब के पास। वहां शिवाजी को काफी अपमानित किया जाता है। ठीक है, वहां शिवाजी को काफी अपमानित किया जाता है और कुछ समय के लिए वहां कैद कर लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहां से जब शिवाजी भागते हैं, तो वहां से शिवाजी भागते तो अपने सैन्य अभियान उन्होंने फिर से शुरू किए, खोए हुए किलों की प्राप्त किया उन्हें, और 1670 में सूरत को फिर से लूटा। सूरत को मतलब जो मुगलों के कंट्रोल में आ गई थी, फिर से उन्हें लूटा। ठीक है, और उन्होंने सूरत पर चौथ कर भी लगाया था, जो कि एक बेसिकली कर का एक हिस्सा है, चौथा हिस्सा जो देना पड़ता है। फिर 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक होता है। रायगढ़ में, क्या कहां पर? रायगढ़ में। लिख लेना इस पॉइंट को, 1674 में। अब ये रटने वाला विषय है, थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन बस रट लो इसको, यहां से क्वेश्चन बनेगा। लगातार रिवीजन का खेल है, हिस्ट्री और कुछ भी नहीं है। फिर छत्रपति शिवाजी को वहां पर उपाधि मिलती है छत्रपति की, जब उनका राज्याभिषेक होता है, और छत्रपति का नाम होता है, छत्रपति का मतलब होता है सर्वोच्च राजा। छत्रपति का मतलब होता है सर्वोच्च राजा। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देना, जो कि मैंने अभी तक आपको जो रामायण सुनाई है उसके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर दो जरा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर। हां बेटा शंकर जी, ऐसे जयसिंह और जयचंद हमेशा हमें मिलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कोंकण महाराष्ट्र में है भाई, और कहां पर है? मोना, अरे मोना अगर कोई लोकेशन नहीं लग रही तो थोड़ा सा गूगल कर लिया करो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि शिवाजी को पूना में किसने? शाइस्ता खान ने हराया था। गलत है। पुरंदर की संधि शिवाजी और आदिल शाही द्वितीय के बीच हुई थी, यह भी गलत है। एक्चुअली वो जयसिंह आना था यहां। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी औरंगजेब के अधीन एक मनसबदार के रूप में सेवा करने के लिए सहमत हुए, ये वाली बात बिल्कुल सही है, इसलिए केवल आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अब किसका आंसर सी है भाई, बताओ? शिवाजी ने शाइस्ता खान को हराया था, ना कि शिवाजी को शाइस्ता खान ने हराया है। ठीक है, जिनकी पहली क्लास है स्वागत है बेटा। तो आपकी जो क्लास है वो होती है यहां पर एंड। ये जो 4 आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपको बताए, मेंस और प्रीलिम्स के मिला के, आप इसके नोट्स आई होप बना लिए होंगे आपने साथ साथ, वरना नोट्स वाले सेक्शन में आप जाओगे, अभी मैं पीडीएफ अपलोड करा देता हूं। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी लगातार। ठीक है, हाँ, पुरंदर की संधि होती है शिवा उसमें मराठाओं के बीच, और ऐसे लगा लो इसको। ठीक है, हाँ, तो क्या हो गया अगर कोई क्लास एक दिन जल्दी खत्म हो गई तो क्या हो गया? कुछ कहते हैं इतनी जल्दी, कुछ कहते हैं बाय सर। अब आप लोगों का पता नहीं है कि ओवरऑल एट द एंड आपका काम हो गया ना। एट द एंड वो आर्टिकल समझ में आए ना जो इस वीक में थे, सॉरी इस वीक में थे, तो बस इनफ है ना, इनफ है ना। सर हमारा चॉकलेट कहां है? अच्छा, मुझे लगा कि टीचर्स डे पे मुझे चॉकलेट मिलेगा, मुझे ऐसा लगा कि टीचर डे पे मेरे लिए चॉकलेट लेके आएंगे आप, तो आप ही बोल रहे हैं कि हमारा चॉकलेट कहां है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है,
बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ, थैंक यू सो मच ऑल, एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल, है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल। लगातार मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, एक दिन आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच।